इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो मैं उमेश सर फिर आज आपके सामने हाजिर हुआ नीट 2022 का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो हम लास्ट 3 लेक्चर में 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे का 10 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। हम 10 क्वेश्चन का एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, फिर आपको भी यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बिताए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने ये है। ये कहा जा रहा है इसमें a long solenoid of radius 1 meter has turned 100 turns per millimeter. ठीक है, if 1 ampere current flow in solenoid, the magnetic field strength of the center of solenoid, ठीक है, at the center of solenoid। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले गिवन क्या हुआ आप देखिए। A long solenoid has radius, रेडियस को मैं r से डिनोट कर रहा हूं और ये दिया गया आपको 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद n नंबर ऑफ टर्न्स पर मिलीमीटर, ये दिया गया है 100 टर्न्स पर मिलीमीटर, यानी 10⁻³ से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100 × 10⁻³ टर्न्स पर मिलीमीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला होता है आपके पास V बराबर μ0 × N × I। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो तो ये v का वैल्यू क्या आ जाएगा। μ0 का वैल्यू हम जानते हैं कि 4 पाई × 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, और n आपने फाइंड किया 100 × 10⁻³ ठीक है, और करंट आपको गिवन है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे 4 पाई × 10⁵ हो जाएगा और 10⁻⁻7 है, यानी आपको बचने वाला यहाँ पे 10⁻²। तो 4 × पाई का वैल्यू 3.14 आप जानते × 10⁻²। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 4 4 जा 16। ठीक है, 1 बच गया, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12 12.56 × 10⁻⁻²। तो अब देख लीजिए आपके सामने कौन सा चॉइस दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का जवाब 4th नंबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था, काफी इजी सवाल था। ये आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, लॉन्ग सोलिनॉइड में। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोला जा रहा है ए प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। सेकंड में बोला गया है बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, यानी ये 4 ऑप्शन दिया गया। आपसे पूछा गया है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इस दोनों के पास सिर्फ यूनिट होगा, डायमेंशन नहीं होगा, या डायमेंशन होगा यूनिट नहीं होगा, या यूनिट भी होगा और डायमेंशन भी होगा, या दोनों नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हम बता चुके हैं ये, इसमें आप यदि हमारा लेक्चर देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन का, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये दो जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल।
इस दोनों के पास डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। डायमेंशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि थीटा बराबर आप जानते हैं L बाई आर, एल भी डिस्टेंस है, आर भी डिस्टेंस है, दोनों का डायमेंशन L होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। और सॉलिड एंगल का आप जानते हैं कि ये एरिया बाई होता है आपका सेक्टर एरिया बाई आर स्क्वायर। तो एरिया का भी डायमेंशन एल स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर, तो दोनों डायमेंशन लेस होगा, लेकिन इसका यूनिट होता है रेडियन और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। यानी सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल दोनों के पास यूनिट तो होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा है, नो यूनिट्स, ये गलत है, यूनिट होता है। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी गलत है, यूनिट और डायमेंशन दोनों का नहीं होता है। यूनिट्स बोला गया है होता है बट नो डायमेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस टाइप से ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पूछा गया था जो कि कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, हम फिर अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो फिर एक आसान क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। तो आपको बोला गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में यदि आप इनपुट देते हो इस टाइप से, ये हमने कोई भी साइनोसॉइडल सोर्स, ये हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी यहां से यहां तक आपको गया है 60 हर्ट्ज। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है? तो हाफ वेव का रेक्टिफायर, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया इनपुट। ठीक है। रेक्टिफायर से पास करने के बाद आपके पास जो आउटपुट मिलेगा, ठीक है, दिस आउटपुट विल बी लाइक दिस। ये नेगेटिव पोर्शन विल बी कंप्रेस हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन ही अलाउ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं होगा, तो आपका आउटपुट ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। तो यहाँ से यहाँ 60 था, तो अभी भी इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये हुए फिर से 60। हाँ, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, 1 बाय फ्रीक्वेंसी यानी 1/60। तो 1/60 टाइम पीरियड यहाँ भी था, 1/60 टाइम पीरियड यहाँ भी होगा। ठीक है। ये पल्स 1/60 के बाद ही एम्पियर होगा, तो आउटपुट के फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी 60 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने एसी से दिया गया है। दिस क्वेश्चन सेज दैट द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज आपसे पूछा गया है। आप सिंपल रिलेशन पहले से जानते होंगे, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, समझे। तो आप जानते हैं कि Vrms क्या होता है, तो ये होता है V मैक्सिमम। ठीक है। यानी V पीक डिवाइड बाय √2 टाइम्स। तो देयरफॉर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड देन यू कैन गेट V पीक विल बी √2 टाइम्स ऑफ Vrms। तो इसका सिंपल सा जवाब आप दे सकते हो, √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 35 ये क्लास 11 से पूछा गया है, वेव टॉपिक से। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसको यदि आप हिलाते, ठीक है,
तो उसमें वेव क्रिएट होता, उस वेव का एक स्पीड होगा, इस टाइप से वेव आगे बढ़ेगा। तो दिस स्पीड इज गिवन बाय, आप फॉर्मूला जानते हैं कि इसका क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाय अंडर रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज टेंशन इन ए स्ट्रिंग, म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपका ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग आपके पास वही है, तो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। सो यू कैन से स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि टेंशन को यदि हम डबल कर देंगे तो स्पीड क्या होगा, तो मान लो शुरू में स्पीड v1 था, बाद में स्पीड v2 हो गया, शुरू में अंडर रूट आप t देंगे, अब यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, डबल हो गया, तो t से t क्या हो गया, कैंसल, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। इस टाइप से यू कैन से कि 1 is to √2, ये हो जाएगा v1 by v2 का रेशियो, तो v1 by v2 रेशियो will be 1 is to √2, तो ये इसका आंसर होगा। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है। ठीक है, इस क्वेश्चन हैज आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, ये सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेज। ठीक है, एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन, एक समय होता है जहां पे दोनों मीन पोजीशन पे होता है, इन द सेम फेज। ठीक है, the minimum number of vibration of shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आप देखो क्या बोला गया है, ये जिसका लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है, वो लॉन्गर पेंडुलम कहलाएगा, और जिसका छोटा होगा, ठीक है, वो शॉर्टर पेंडुलम कहलाएगा। इस टाइप से पेंडुलम ऑक्सीलेट करेगा, और टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई टी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 2 पाई और जी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें यदि आप रखते हो इसका टाइम पीरियड t1 मान के 2 पाई अंडर रूट एल का वैल्यू 121 बाई जी रखते, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट तो सब में रहेगा, मान लो के टाइम ये 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11, तो ये 11 आ गया। इसी टाइप से जिसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, उसका यदि टाइम पीरियड आप निकालोगे तो दिस कैन बी, फिर से फार्मूला यही अंडर रूट एल बाई टी 2 पाई रहेगा। तो अभी लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और जी, तो यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट जी एक कांस्टेंट हो गया, तो आप इसको फिर से बोल सकते हैं k × 10, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, शॉर्टर हो गया। ठीक है, तो यदि ये 10 ऑक्सीलेशन करेगा तो शॉर्टर वाला कितना ऑक्सीलेशन कर लेगा, 11। इसका उल्टा समझो, ये शॉर्टर का टाइम पीरियड आया, ठीक है, इसका 10 है और इसका 11 है, यानी इसका टाइम पीरियड छोटा है, तो ये ऑक्सीलेशन ज्यादा फास्ट करेगा, ये ऑक्सीलेशन स्लो करेगा। तो जब ये 10 करेगा तो ये कितना ऑक्सीलेशन कर लेगा, 11। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, तो देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगली क्वेश्चन नंबर 37, ये काइनेमेटिक्स मोशन इनटू बी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बोला गया क्या है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
A ball is projected with velocity 10 मीटर पर सेकंड with vertical direction, ठीक है, its speed, अच्छा इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री होगा यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन में सुधार कर लो, एट एन एंगल 60 डिग्री, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। देखो ये क्वेश्चन में बोला गया है वर्टिकल के साथ 60 है यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 होगा, ये आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, वर्टिकल के साथ एंगल दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, ये गलती बच्चों कर दिया करते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछा गया है इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आपको ये स्पीड वेलोसिटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा आपका ux 10 cos 30 डिग्री, ठीक है, और y डायरेक्शन में हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी uy हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री, ठीक है। ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा आपका 0, सिर्फ x डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज इन x डायरेक्शन देयर इज नो एनी फोर्स, सो नो एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया, एट हाईएस्ट पॉइंट vy 0 होगा, लेकिन vx ux के बराबर ही होगा, और ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री, तो 10 cos 30 डिग्री होगा √3/2, √3/2, तो इस टाइप से 2 से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर आपका हो गया ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38, ये सवाल आपको थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत घुमाएगा। एक क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए, ए व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x, ये आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है, बाय एडजस्टिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस y, इसको आप एडजस्ट करके, ठीक है, shown in figure for the most precise measurement of x, ठीक है, the resistance p and q, इसके बारे में आपको कमेंट करना है। यदि ये निकालने के लिए इसको आप एडजस्ट करते हैं तब क्या होगा, आप जानते बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में आप ये रिलेशन जानते कि p बाय x इक्वल टू q बाय y, q बाय y, ठीक है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप देखो x को यदि आप चेंज करेंगे, x को यदि चेंज करेंगे तो आपका ये रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं आप p बाय q क्या हो जाएगा x बाय y, ठीक है। तो यदि x चेंज हुआ तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से x यदि बढ़ता है तो ये रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी अकॉर्डिंग टू मी, मे बी हम गलत हो सकते हैं सवाल में, ठीक है, लेकिन x हमको यही दिख रहा है इसमें कि यदि x हम बढ़ाते हैं तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल,
ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 39। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है प्रॉब्लम, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज माइनस q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस l। तो आपको बोला गया है एक माइनस q चार्ज है और दूसरा प्लस q चार्ज है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस आपको l दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r वेरीज एज। ठीक है, तो r डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, r का मतलब यहां से सेंटर से लिया गया है, तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे। ठीक है, आप जानते हैं इसका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये होता है kq बाय rq, kq बाय rq होता है। ठीक है, सॉरी kq नहीं, kp बाय rq। p क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी q इनटू l, ये हो गया आपका p क्या हो गया, q इनटू l। l कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, समझे, तो kp पूरी तरह से कांस्टेंट हो गया। तो इस टाइप से वेरीज एज 1 बाय rq। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सो वी कैन से आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन का है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, और आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको आंसर करना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, समझे, बस आप यदि असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में आप थ्रूली यदि बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते हो एनसीईआरटी बुक का, तो आप इसका जवाब कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, असर्शन, the stretching of a string is determined by shear modulus of material of the spring। ठीक है, the stretching of a string is determined by, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, रीजन में क्या बोला है, a coil of copper has more tensile strength than a string of same dimension। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। देखो, जितने भी मजबूत चीज आप बनाते हो, आप स्टील से बनाते हो, ना कि कॉपर से बनाते हो, तो मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का होगा, ना कि कॉपर का होगा। बस यहाँ पे पकड़ में आ गया कि ये गलत है, फिर आगे बढ़े या नहीं बढ़े कोई मतलब नहीं है, यानी रीजन आपका गलत है, असर्शन सही है। तो इसका कौन सा जवाब होगा कि A इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ठीक है, और इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहा है। इन द लाइट ऑफ अबाउट स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो ये इसका, ये तो खुद गलत है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है, इसलिए A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं टोटल 4 लेक्चर में। ठीक है, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन हम कल रिकॉर्ड करके आपको YouTube पे डाल देंगे। इस टाइप से नीट 2022 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे बताएंगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं JEE का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, चलने से पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर करवाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब कराएं ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ठीक है, तो आगे बहुत कुछ इस चैनल पे होने वाला है, तो जुड़े रहिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे। चलिए, थैंक यू।